जैसा कि आप जानते हैं कि 25 जुलाई को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए थे और जैसा कि आप जानते हैं कि 25 जुलाई को रात 11:47 तक सब कुछ ठीक रहा, नताइज की तरसील होती रही। फिर अचानक जो पहली बार नताइज की तरसील का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा था, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी आरटीएस, वो अचानक से खराब हो गया, खराब कर दिया गया, बैठ गया, बिठा दिया गया, वी डोंट नो। तब से लेके आज के दिन तक ये जो कंट्रोवर्सी है कि क्या हुआ, अचानक से वो सिस्टम कैसे बैठ गया और उसके बाद फिर हाथ से नताइज मुरतब करने का रिवायती काम क्यों शुरू हुआ, उस पर जितने मुंह उतनी बातें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी तावीलात पेश कर रहा है, नादरा वाले अपनी तावीलात पेश कर रहे हैं, सियासी पार्टियां कह रही हैं कि ये सब कुछ वसीतर धांधली के प्लान का हिस्सा था। आज भी सेनेट में पार्लिमानी उमूर की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका इजलास हुआ सेनेटर शशि पलीजो की सदारत में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहलकारों को तलब किया गया कि वो इस बारे में बताएं कि ये मामला कहां तक पहुंचा है हल होने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल आईटी खिजर अजीज और डायरेक्टर जनरल लॉ अरशद महमूद कमेटी के सामने पेश हुए। उन्होंने कमेटी को बताया कि 25 जुलाई की रात को लगभग 11:15 बजे एक कॉल आई जिसमें रिटर्निंग अफसरों को हुक्म दिया गया कि वो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी आरटीएस का इस्तेमाल रोक दें। ये कॉल किसने की कोई नहीं जानता और इसके बारे में मुतज़ाद चीजें हैं। कमेटी के सामने इन एहलकारों ने एक खत भी पेश किया, उस पर 30 अगस्त की तारीख है। इस खत से पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ने इस पुरअसरार कॉल की साउंड बाइट की जो यूएसबी है वो आम इंतखाबात के एक हफ्ते के दौरान के बाद ही किसी भी दिन फोरेंसिक ऑडिट के लिए एफआईए के हवाले कर दी थी। जी। और ये कॉल जाहिर है जब ये लेटर आया तो सबने कहा कि कमीशन में पता है कि जी कॉल आई थी जो जाहिर है अब लेटर से भी जारी, उन्होंने कहा उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई, उन्हें ये नहीं पता कि वो कॉल किसने की थी। मैंने कहा अच्छा कम से कम ये बता दें कि किसको की थी, जाहिर है। तो उन्होंने कहा कि बाद में ये बात आई कि शायद किसी प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने की, लेकिन बाद में जब हमने उसकी आवाज़ सुनी तो जो चारों प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उसमें से किसी की आवाज़ नहीं थी वो। तो फिर उन्होंने अपने तौर पर जो थोड़ी बहुत प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कहा कि जी हमें ये भी नहीं पता। मैंने यहाँ तक पूछा कि किस नंबर पे आई, किसके पास, वो भी अभी तक बताने पे तैयार नहीं है। वो जाहिर है किसी ने तो उठाया होगा ना, और किसी अथॉरिटी वाले बंदे ने उठाया होगा ना। इससे भी ज्यादा एक बुनियादी सवाल है जिसका मतलब जितनी भी हमने इस पर स्टोरीज पढ़ी हैं आज कवरेज में, उसमें जिक्र नहीं है कि जी कॉल तो आई, लेकिन क्या उस कॉल पर अमल भी किया गया या नहीं। बिकॉज क्या किसी ने कॉल की और उन्होंने कहा कि जी आरटीएस बंद कर दो, क्या थी या ये सिर्फ एक एनोनिमस कॉल? आरटीएस तो बंद हुआ नहीं, आरटीएस बंद हुआ, लेकिन आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये यहां पर कहीं ये नहीं लिखा गया कि इस कॉल की वजह से बंद किया गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो द कॉल इज अ सेपरेट इशू। आरटीएस का फिर भी अगर तो मतलब कि अगर ये भी आपको पता लग जाए, अपने कंधे से उतारना चाह रहे हैं ना, वो कह रहा हूं कि अगर आपको ये भी पता लग जाए कि ये किसने कॉल की है, पता लग जाए, मिस्ट्री फिर भी सॉल्व नहीं होती। मिस्ट्री हो सकता है सॉल्व करने की हम आज कोशिश कर लें। एक बैकग्राउंड स्टोरी है जो 2 अगस्त को डॉन में शाया हुई थी आमिर वसीम की। आमिर वसीम ने बैकग्राउंडर के तौर पे नादरा के अहलकारों से भी बात की, इसलिए कि नादरा के अहलकार जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस खुल के तो नहीं कर सकते, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर सकते हैं। तो इस स्टोरी के मुताबिक जो नादरा वाले कहते हैं कि 25 जुलाई की रात 11:47 पे अचानक आरटीएस का इस्तेमाल रोक दिया गया और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब जो हैं उन्होंने निस्फ के बाद मीडिया के सामने ऐलान किया कि आरटीएस कोलैप्स कर गया है और अब रिवायती तरीके से गिनती का अमल मुकम्मल होगा। मगर नादरा जराए ने आमिर वसीम को बताया कि जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मीडिया के सामने ये दावा कर रहे थे कि आरटीएस कोलैप्स कर गया है, उस वक्त भी आरटीएस ठीक ठीक काम कर रहा था और नादरा ने सबूत के तौर पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कंप्यूटर लॉग का रिकॉर्ड भी दिखाया। मगर इलेक्शन कमीशन ने इसरार किया कि आरटीएस ठीक काम नहीं कर रहा है
बकौल नादरा अहलकारों के फौरी तौर पर कौमी अफसरों को इत्तला दी गई कि आरटीएस में कोई खराबी पैदा हो गई है, उसे इस्तेमाल ना करें। मगर नादरा का कहना है कि जब तक 50% नताइज आरटीएस के जरिए हमें मौसूल हो चुके थे, उसके बाद चूंकि आरटीएस का इस्तेमाल ही रुकवा दिया गया, लिहाजा बाकी 50% हम तक मौसूल नहीं हुए। उसके फौरन बाद 2 या 3 दिन बाद सेनेटर फरजुल्लाह बाबर ने कहा कि अब इसमें एक पॉलिटिकल एंगल आ गया कि आरटीएस दुरुस्त काम कर रहा था, मगर जब किसी को नताइज का रुख देख के खौफ आने लगा तो आरटीएस का इस्तेमाल तर्क करने का फैसला किया गया। लिहाजा इस पूरे मामले का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और फोरेंसिक ऑडिट, अच्छा फोरेंसिक ऑडिट की आपने बात की। अच्छा ये जो स्टोरी है ना, अच्छा बहुत लोगों ने इस पर कमेंट भी किया और इसको रिजेक्ट करना बड़ा आसान है, सिंपली बिकॉज अनोनिमस सोर्सेज पर है, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड इसमें कोई चीज नहीं है। तो अगर मैं चाहूं कि यार मैं नहीं मानता, मुझे मानने की जरूरत फोरेंसिक ऑडिट से नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। इसीलिए जब हम पहले भी इस पर बात की तो हमने यही कहा था, सभी यही कह रहे हैं कि फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, नादरा भी यही कह रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज बताता हूं जो उसकी रिपोर्ट शायद होगी वैसे देखते हैं, वो बहुत सी रिपोर्टें याद आ गई। सर वो उस वक्त की बात, उस वक्त की बात। इमीडिएटली आफ्टर दैट पीटीए को भिजवा दी गई थी और पीटीए ने कहा था हम इसकी तहकीकात करेंगे, वो भी कहां गई? पीटीआई ने भी तहकीकात नहीं पीटीआई ने भी, मैं उसी पर आ रहा हूं। ये अब आ जाते हैं हम ऑन द रिकॉर्ड बातों में। एक तो ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटीरियर इसको इन्वेस्टिगेट करने को, पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी थी, उसका मुझे नहीं पता। स्पीकर साहब नाम रख करके बैठे हुए हैं, अपोजिशन ने अपने नाम दे दिए हैं, हुकूमत ने नहीं दिए हैं, वो कब बनेगी अभी वो, लेकिन क्योंकि इमरान खान ने पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया था तो लिहाजा अपोजिशन भी सुकून में बैठी है कि जनाब हाँ उन्होंने कमिट कर लिया है कि बनेगी और उसकी तहकीकात। बिल्कुल। अच्छा तो ये तो अभी लोडिंग है, ठीक, लोडिंग है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक कमेटी बनाई थी क्योंकि बहुत तनकीद हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी हम भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। आजम स्वाति साहब की सदारत में, ठीक है। वहां पर क्या हुआ कि अगेन वहां पर नादरा को तलब किया गया, एक क्वेश्चनर भेजा गया और उनसे कुछ सवाल पूछे गए। जवाब में नादरा ने कहा कि जी आरटीएस ने फेल नहीं किया। अच्छा ये अब ऑन द रिकॉर्ड है, ओके। ये अगर कोई देखना चाहे तो आप देख लें, सेनेट प्रोसीडिंग्स में भी होगा और इसकी स्टोरीज भी हैं, डायरेक्ट कोर्ट है ये फेल नहीं हुआ और ये नामुमकिन है कि कोई प्रेसाइडिंग ऑफिसर लेवल का बंदा इस रिजल्ट्स को टैंपर कर सकता था, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि जी पूरा जो कंट्रोल था वो तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हाथ में, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिसके अंदर क्या आती है, यूजर मैनेजमेंट आती है, कैंडिडेट एडिशन, डिलीशन, एडिटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, और हम सिर्फ टेक्निकल होस्टिंग सर्विसेज दे रहे थे बैक एंड के लिए, ठीक है। और फिर लॉग पे बात हुई, फिर और मुख्तलिफ चीजों पर बात हुई। इवेंचुअली ये चीज एंड कहां की गई, ठीक है। इंक्वायरी कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई और वो पेश कर दी वजीर आजम इमरान खान को। इतलात के मुताबिक इसमें आजम स्वाति की जो सिफारिशात थी वो थी कि जी ये सब कुछ नादरा का है, जी आप नादरा चेयरमैन को सस्पेंड करें और 2 और जो इनके अफसर हैं डीजी प्रोजेक्ट जुल्फिकार अली और डीजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अहमदीन अहमद, इनको भी आप सस्पेंड करें क्योंकि सारा भंड इनका ही है। और आपको याद है कि इलेक्शन कमीशन भी तकरीबन यही बात कर रही है। नहीं इन्वेस्टिगेशन की या नहीं की वो तो अब एक सेकेंड, हाँ नहीं वो अपनी जगह में से बता रहा हूं कि उन्होंने कहा क्या है, ठीक है ना। फिर एक 1-on-1 मीटिंग हुई थी इमरान खान के साथ, इसके बाद वो मीडिया पर रिपोर्ट हुई और ये जो सारी बातें हैं कि जी ये नादरा पर है वगैरह वगैरह, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसके बाद नादरा का एक जवाब आता है, ठीक है। नादरा के जो तर्जुमान हैं वो क्योंकि वो चैनल देख रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने खबरें पढ़ी, उन्होंने कहा क्या है, तो फिर उन्होंने एक मीडिया को बीपर दिया। उन्होंने कहा कि जी एक तो आरटीएस और रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का कोई नहीं है और हम बड़े हैरान हैं कि आजम स्वाति साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अगेन ऑन द रिकॉर्ड वी वांट टू मेक इट क्लियर दैट आरटीएस रिमेन कंप्लीटली फंक्शनल, ठीक है। ये उन्होंने बातें की हैं और फिर एक बार फिर ये कहा है कि आप हमें किसी भी फोरम पर बुलाएं, हम अपने नुक्ते नजर पेश करेंगे। और एक बार फिर
फोरेंसिक ऑडिट करा। लेकिन इसमें देखो वो नादरा तो ये कह रहा है कि हमारे पास लॉग्स भी मौजूद हैं और हम उससे भी प्रूव कर लेते हैं। फोरेंसिक ऑडिट नहीं, क्या मुझे कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को ये चूंकि हसास मामला इसके लिए तहकीकाती कमीशन, देखिए अगर कोई पार्लिमानी कमेटी है तो मैं पार्लियामानी कमेटी तो नहीं है ना यार, नहीं अभी बनेगी, जब बनेगी, अगर नहीं बनेगी तो फिर पीटीए वाली इंक्वायरी का भी कुछ नहीं हुआ, आजम सवाती वाली का भी नहीं, जो भी जीतता है वो हमेशा कहते हैं नया फैक्टर आ गया ना, किसी ने फोन पे रुको, यही मैं कह रहा हूं। इसका मतलब कि खराबी नहीं हुई। अच्छा नहीं, ये एक नया एंगल है, एंगल है, लेकिन अगेन मैं इस बात पे थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। ये हमें नहीं पता कि फोन आई और ने कहा कि अच्छा जी आप अब्दुल गफूर बोल रहे हैं, जी हम बंद कर देते हैं। ये तो ऐसा है ना कि इलेक्शन कमीशन ये तो कह रहा है कि फोन कॉल आई, हमें ये नहीं पता कि फोन कॉल, हमें जाहिर है फोन कॉल आने पे अगर बंद कर आप आगे की बात क्यों कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं, एक फोन कॉल आई। सुनने वालों के लिए भी क्लियर करना चाह रहा हूं कि हम ये क्लेम नहीं कर रहे, दैट्स ऑल। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, फोन कॉल 100% आई। हाँ तो फोन कॉल, लेकिन हमारी तो वो कॉम है बॉस, रेस्क्यू 112 को भी दिन में कुछ 10,000 का कॉल। यही मैं कह रहा हूं ना, कल को अगर मैं फोन करता हूं इलेक्शन कमीशन को और कहता हूं कि जरा आरटीएस बंद कर दें, इलेक्शन दे, मुजाहिरे नहीं करेंगे, इसका मतलब आई होप सो, हालांकि मतलब नहीं, आई होप सो यार, अब मतलब मैं किसी चीज पर यकीन करने के लिए तैयार। आजकल की दुनिया में मैं इंटीरियर मिनिस्टर बोल रहा हूँ, तो एक दफा किसी यूएस प्रेसिडेंट को किसी कॉमेडियन की भी कॉल आ गई थी कि मैं सद्दाम हुसैन, वैसे अगर वाकई पीछे ये कहानी निकली तो क्या इज्जत रह जाएगी यार। अगर ये कहानी निकली ना साहब, एक घंटे का, अगर ये कहानी ना निकली तो फिर नताइज सामने नहीं आएंगे। अच्छा, और अगर नताइज सामने नहीं आए इसके क्या असरात होंगे? और बड़ी एक ये मतलब भूली किस्म की बात करने वाली होगी, बहुत बड़ी बुरी बात करनी होगी। और चीज सॉरी, मैं इसमें नताइज का देखिए, इसमें फोन कॉल का सिर्फ प्रॉब्लम ये, उन्होंने ये कहा क्योंकि वो लैंडलाइन पे आई थी और कोई वहां पे वो कॉलर आईडी वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो वो ये भी नहीं, अभी इब्तिदाई जो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा हम ये भी ट्रेस नहीं कर सकते कि आवाज किसकी थी, कहां से कॉल आई थी। आवाज को ट्रेस करने के लिए आपको एग्जिस्टिंग ऑडियो सैंपल चाहिए होंगे ना, बहुत वो लंबी गेम है, वो तुम छोड़ दो। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि अच्छा अजीब बात है कि पिछली हुकूमत, पिछले इंतखाबात के बाद जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पावर में आई थी, 4 हल्के गले पड़ गए थे। अच्छा, टेक्निकली देखा जाए तो पोटेंशियली ये 4 हल्कों से बड़ा है, अगर किसी ने इसको जानबूझकर बंद किया है, ठीक है, पहले इस असम्पशन पे चलते हैं। अजीब बात लगती है मुझे कि ऑपोजिशन इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही, मुझे वो किसी और नहीं लग रही यार। अब नहीं तो हर दिन इसको, इस पॉइंट को आप रेज कर रहे होते ना। अपोजिशन तो तुमने बातें मुखालिफ कर दी ना अभी का, मतलब वो नहीं, जो भी है, माय पॉइंट इज कि मुझे इस पे उनका कोई स्ट्रैटेजी नहीं नजर आ रही। अच्छा, अगर ये कोलैप्स हुआ है फॉर वट एवर रीजन, तो वी नीड टू नो दैट ऑल्सो। अच्छा, और मजे की बात है, इसी सैनिटरी कमेटी के सामने इन दोनों जो ऑफिसर हैं इलेक्शन के, उन्होंने कहा है कि हमें 14 अक्टूबर को जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो आई वोटिंग का मैकेनिज्म है उसके इस्तेमाल पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में आगाह कर दिया है जिन्होंने इस आई वोटिंग का हुक्म दिया है। बिल्कुल। अब अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड ब्लेम गेम, सर ये आप थे, नहीं सर ये था, नहीं वो था। जो असल मसला है वो तो कोई हल करने की सोच ही नहीं रहा, और अगर हमने इसी सिस्टम को आगे इस्तेमाल करना है यार, तो दिस इज यार सब मिलजुल के काम करें, मुल्क जो है नाजुक दौराहे पे खड़ा है, एक वक्फा ले ये अभी हम बात कर रहे थे एक सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की, तो आपने ये नाम सुना होगा, और अगर आपको ये नाम याद नहीं पहचाने ही गए, क्योंकि एक वक्त था कि ये होती हम दे सकते हैं, और आपको जब कोई डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं था तो फैसल रजा भाई सरदारी मेरे पीर हैं, ये फाइलें और कुछ कागज, मैं उस पर आ रहा हूँ, इट्स वन बाय वन। मैं बताता हूँ सर, बिकॉज ये जो उनकी जो खासियत थी ना, मैं बड़ा उनसे हमेशा इम्प्रेस रहा हूँ कि अक्ले कुल हर फन मौला, मतलब हर मौजू पर वो बात करने के लिए तैयार है, और इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कि देखने वाला कहता है कि यार यकीनन इस बहुत कुछ जानता है। हालांकि अक्सर वो उस मौजू पर
शायद कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन कन्विंस करते थे और एंकर को फंसा लेते थे। और वो सब जैसे आपने कहा, अच्छा आते भी थे तो यार मतलब थिएटर की ट्रेनिंग है मेरा ख्याल है फैसल भाई की, क्योंकि एक हाथ में फाइलें ये आप देख माह में पास हो गया, हाँ बिल्कुल, दूसरे हाथ में डीवीडीज, ये है वो सबूत और ये ताने वगैरह वगैरह। अच्छा आपस की बात है, आपको बता ही देते हैं आज के अगर शो के बाद आप उनसे पूछें कि जी ये जो फाइलें हैं आपने इतनी बातें की हैं और ये जो डीवीडीज हैं इसकी अगर मैं कॉपी बना लूं तो वो कहते हैं कि जी अभी मेरे पास ये एक ही कॉपी है, आप कभी बाद में ले लें, और वो आपको कभी नहीं मिलती थी। बहरहाल मतलब कहने का मकसद है कि काफी, अगर माफ करें, कॉमिकल क्लाउन किस्म के कैरेक्टर हैं, ज्यादा लोग सीरियसली नहीं लेते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी काफी टाइम हो गया कि उनको सीरियसली लेना छोड़ दिया है, और आजकल भाई बहुत कम चैनल्स पर भी आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो क्योंकि दिमाग और जबान के बीच में उनका कोई शायद फिल्टर नहीं है, तो उनके लिए उनको थोड़ा महंगा पड़ जाता है, कंटेम्प्ट हो जाती है, सुओ मोटो केसेस हो जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको सीरियसली लिया है, बिकॉज आज क्या हुआ कि हस्बे मामूद फैसल भाई के ऊपर एक केस हुआ था क्योंकि एक टॉक शो में उन्होंने कुछ बातें की थी जो लगा के कंटेम्पचुअस है, इंसल्टिंग टू द जुडिशरी, तो इस पर सुओ मोटो लिया गया और वो सुओ मोटो की पेशी में आए थे। वहां पर उन्होंने कहा कि जी मेरा जो वकील है वो उम्रे पे गया हुआ है, तो थोड़ी आप रहम फरमाए। उन्होंने कहा कि जी केस अजर्न हो गया है एंड ऑफ द मंथ तक, तो वो बड़े खुशी खुशी निकले, लेकिन बाहर क्या नजर आता है कि पुलिस खड़ी हुई है हथकड़ियों के साथ, कानून उन्हें कल ही अरेस्ट कर लिया गया था। और अच्छा ठीक है, नाउ अरेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि एक और एफआईआर दर्ज की गई थी और ये था उन्होंने की थी। अच्छा कुछ दफा तो समझ में आते हैं, डेफेमेशन, पब्लिक मिसचिफ वगैरह वगैरह। एक इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आता, वो है पीपीसी 121, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर ऑन द स्टेट, यानी कि रियासत के खिलाफ ऐलान बगावत या बगावत पे उकसाना या बगावत करने वाले ज्यादा ही पुरजोश हो गए, थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ये कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा था ना कि आजकल वो बहुत कम था, वो था पानी की किल्लत। ठीक है कि जी मैं आपको बताता हूं कि मेरा जो एक रिसर्च सेंटर है यूएस में, ठीक है, और सबसे जो बड़ा दुनिया में जमीनी में जो पानी होता है उसका जो जखीरा है वो अमेरिका के पास है, सेकंड पाकिस्तान में है उनके रिसर्च के मुताबिक। और फिर ये डैम पर बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं इनको कुछ पता ही नहीं है, एंड एज यूजुअल वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। किसी ने नहीं देखा सिवाय शायद फैसल भाई और एंकर साहिबा ने, लेकिन फिर आपको पता है यार कुछ लोग ना यार वो डाल देते हैं सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया पर क्या हुआ कि शाहिद हुसैन कम्बेओ जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है सुप्रीम कोर्ट तर्जुमान है, उन्होंने देख लिया, उन्होंने भी एक केस फिर फाइल करवाने की कोशिश की। अच्छा ये जो केस है ये बड़ा मजेदार है क्योंकि ना सिर्फ ये जो बाकी दफात हैं और ये तो कुछ नहीं है, इसमें इंसदाद दहशतगर्दी को भी इंक्लूड किया हुआ है, एंटी टेररिज्म एक्ट सेक्शन 7 को। अच्छा अब मैं भी अगर फैसल भाई की तरह काम करूं तो ये है सेक्शन 7, और अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही खौफनाक है। अच्छा वजूहात क्या बताई गई हैं, वो है कि जी जिन इदारों के खिलाफ ये बात कर रहे हैं वो रियासती इदारे क्योंकि मुझे याद है उसी दिन मैं अपनी गली में निकला था तो कोई एक बंदा नहीं था, मैंने कहा कहां है, उसने कहा कि यार मैं फैसल भाई की मैंने स्टोरी सुनी थी तो मैं तो आज घर से नहीं निकल रहा। इस हद तक खौफ व हिरास था। अच्छा अब चले इस बात पे हम क्यों बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, इन्हें तो पकड़ लिया। हो सकता है कि वाकई खौफ व हिरास फैला हुआ हो सकता है कि वाकई इन्होंने कोशिश की हो कि अदलिया अपना काम ना करे, लेकिन इसी हफ्ते इनफैक्ट मैं कल मंडे को एक और अपील की समाअत हुई थी, आसिया बीबी का केस काफी सालों से चल रहा है, और 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस साहब मियां साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फैसला महफूज किया गया। आज हम क्या देखते हैं कि बीर अफजल कादरी और खादिम हुसैन, जिसमें वो कहते हैं कि जी इस फैसले को
अपहोल्ड किया जाए। अगर नहीं किया जाए तो जो रिहा करने वाले जजेस और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ इकदाम उठाए ले जाएंगे, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और जो कुछ भी होगा इनकी अपनी जिम्मेदारी। वीडियो में उन्होंने कहा ये वाजिबुल कत्ल नहीं, ये वो वीडियो नहीं है। अच्छा, अगर आप कह रहे होंगे इसमें कोई धमकी तो नहीं है, शायद नहीं है, लेकिन ये कुछ नहीं है। अभी इससे पहले ये वीडियो तो आज आई है, इससे पहले जो कल तक परसों से 3-4 दिन से वायरल है, उसमें ये पीर अफजल कादरी साहब जो हैं वो तकरीर कर रहे हैं अपने हामियों के सामने, और ये वीडियो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। वो ये कह रहे हैं कि जो जज उसे छोड़ेगा वाजिबुल कत्ल है। वाजिबुल कत्ल का मतलब है कि हुकूमत कानून के मुताबिक कत्ल करे, क्योंकि वो मुर्तिद हो गया। हम तो जज आरिफ इकबाल भट्टी को कत्ल नहीं कर सकते थे, उसने तौहीन रिसालत के एक मुलजिम को बरी किया था, लेकिन मियाँ वाली के एक देहात से आने वाले एक शेर अहमद न्याजी ने उसके घर में घुस के उसे वासिले जहन्नुम किया और मेरे फतवे पे अमल किया। आज भी मैं वही फतवा दे रहा हूं, जो आसिया को रिहा करेगा या करवाएगा सब वाजिबुल कत्ल हैं। अल्लाह इन्हीं के दरमियान से अबाबील पैदा करेगा, मुमताज़ कादरी की तरह। जज आरिफ इकबाल भट्टी के लिए भी अल्लाह ने अबाबील भेजा, अल्लाह इनके लिए भी अबाबील पैदा करेगा। इन्हीं की सिक्योरिटी पे मामूर पुलिस वाले और मुहाफिज इन्हें मारेंगे। कभी हमें नहीं मालूम कि जो फैसला महफूज हुआ है इसमें क्या लिखा है, लेकिन उससे है फजा क्या, दिस इज तो डायरेक्ट थ्रेट ना। अच्छा, ये तौहीन अदालत से कुछ आगे की बात है। ये तौहीन अदालत की है, दानियाल अजीज ने किया, हो सकता है कि आबदी साहब ने भी किया। ये उससे मेरी नजर में अच्छा, और ये कोई नई बात भी नहीं है। निहाल हाशमी ने क्या कहा था, हम जमीन तंग कर देंगे। थ्रेट है, मैं मानता हूं ये थ्रेट है। जो बातें चीफ जस्टिस साहब के उससे आगे पीछे वो कोई और करे इन शख्सियात के अलावा, दूसरे से लाखों के पीछे होगा। तो बिल्कुल हम मानते हैं कि वी वांट टू अपहोल्ड द लॉ एंड जस्टिस, लेकिन अगर वो सब पे अप्लाई नहीं होता तो फिर ना वो लॉ है ना वो जस्टिस है। सीधी बात। वक्फा ले लें, मैं खलास निकल गई। बिल्कुल जी, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। यकीनन आपने कराची अर्बन फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा। इस साल काफी कवरेज मिली थी इस प्रोजेक्ट को, मीडिया में, अखबारात में आर्टिकल्स भी छपे हैं, टीवी पर भी काफी कवरेज हो गई। और इसी साल मई के माह में हमने भी शहजाद कुरैशी साहब जो आज हमारे साथ मौजूद हैं और अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के बानी हैं, उनको भी दावत दी थी कि हमें जरा बताएं। और मैंने वहां पर विजिट भी किया था। पहले तो अगर ऑनेस्टली मैं बात करूं तो मैं समझ रहा था पूरा एक जंगल होगा, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट था ये। बहरहाल हमारी राय में, खासतौर पर मेरी राय में एटलीस्ट एक अच्छा फर्स्ट स्टेप था, और मैं काफी एक्साइटेड था देखने के लिए, और बहुत लोग भी एक्साइटेड थे कि ये बढ़ते हुए क्या बनेगा, क्या हमारे जो कॉन्सेप्ट है पार्क्स का, और कराची में तो हम हमेशा रो रहे होते हैं ना कि दरख्त ही नहीं है, क्या वो माइंडसेट चेंज हो सकता है या नहीं। हमने जो एडवाइजर है माहौलियात के अमीन असलम साहब, उनसे भी बात की थी, उन्होंने विजिट भी किया। उन्होंने भी विजिट किया था, बिल्कुल। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से, अगर आपने शायद देखा हो, सोशल मीडिया पर अपील्स भी आ रही हैं सेव अर्बन फॉरेस्ट के नाम से, तो इतना सवाल उठता है कि क्या हो गया जी, कोई दरख्त काटने तो नहीं आ गया वहां पर। पता चला कि पार्क्स डिपार्टमेंट जो है कराची की, उसने KMC की जी सॉरी, उन्होंने ताला लगा दिया है और कहा है कि जी नथिंग डूइंग, आप लोग घर जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा। आपकी बात हुई, मेरी बात हुई जो डीजी पार्क्स हैं उनसे, और उनसे मैंने बात भी की, तो मेरे ख्याल में उनकी गुफ्तगू पहले सुन लेते हैं और फिर सुनिए कि डीजी पार्क्स जो है KMC का, उनके अर्बन फॉरेस्ट के मंसूबे के बारे में क्या कहना है। जनाब, बेसिक वजह तो ये थी कि वो बना ही नहीं सके, क्योंकि 1.5 साल गुजर गया था इनके प्लान्स। खैर वो खुद कह रहे हैं कि जनवरी से उन्होंने काम स्टार्ट, और अब अक्टूबर है, और मुहर्रम से कुछ दिन पहले इनका ये कैंसिल किया गया था ऑन द बेसिस कि 1.5 साल के अरसे में या 1 साल के अरसे में जो इन्होंने बहुत अच्छा सा एक प्लान दिया था, उसके मुताबिक
कुछ भी नहीं था वहां पे। अब इन्होंने क्लेम किया कि 8000 दरख्त लगाए, वो एक्चुअली दरख्त नहीं है, वो सैम्पलिंग्स हैं, क्योंकि मोस्टली बल्कि 90% पीपल और नीम के सैम्पलिंग्स हैं जो एक्चुअली नर्सरीज के अंदर रहते हैं फॉर टिल दे बिकम 7 feet 6 feet एटलीस्ट, उसके बाद आप इसको प्लांट करें, क्योंकि दे कैन नॉट सस्टेन द हीट, क्योंकि ये दरख्त को 4 साल तक आपको वाटर करना होगा, बिकॉज कराची इज नॉट अ रेन फॉरेस्ट। अब ये कमिंग टू द पॉइंट अगेन, तो ये 1.5 साल गुजर गया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक दरमियान में एक वहां पे एक राउंड पिट है, काफी सारी है, सारी खाली है पौधों, ठीक है, और 15 to 20 feet टॉल, वो 1.5 साल में तो बढ़ नहीं सकते, वो भी इनके नहीं है। उसके दरमियान उन्होंने हमारी 2 बेंचें डाल दी और उसके ऊपर एक चटाई की छत लगा दी, और वो एक बेंच से दूसरे बेंच के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 फीट का है। अब आप करीब से जाके बैठ के उसके अंदर एक तस्वीर खिंचा के व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर दे देंगे तो ये वो लोग इट विल लुक लाइक अ वेरी वेरी डेंस फॉरेस्ट। ऑन कॉन्ट्री, इफ यू गो एंड सी इट योरसेल्फ, it is nothing, it's only 20 meters and I have got all those plants जो इन्होंने लगाए, जो नीम और पीपल है, they are hardly, आप यकीन कीजिए वो 1.5 फीट पे लगे हुए हैं, और वो हैं 900 and something एक जगह है। जो शेड में जो लोगों ने इनको डोनेट किए हैं, जो कोका कोला की कटी हुई बोतल के अंदर लगे हुए हैं, वो 1500 हैं, और बाकी छोटे छोटे और सारे मिलाने तो दे कम टू 4000 समथिंग, and they are claiming that they have already planted 8000 something seeds. अच्छा, जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो उससे पहले फार की हालत बिल्कुल अबतर थी, तो वहाँ कुछ नहीं था। हाँ, वो ये मानते भी। तो मैंने उनसे ये जरूर कहा, मैंने कहा कि अगर एक शख्स अच्छा काम कर रहा है तो आप क्यों नहीं इसको पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर आप खुद डेवलप कर लेते। तो सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप नहीं थी, ये जो है अडॉप्शन पे दिया था, दे हैव अडॉप्टेड। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है कि जी 50% हमारा काम है, 50% आपका काम है। इट वाज नथिंग लाइक दैट। इवन दो बिजली हम दे रहे हैं, वहां पे पानी जो है फ्रेश लाइन वाटर वो भी हम दे रहे हैं। अच्छा, वहां की जो दीवारें और जो गेट है वो भी हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें हम कर ही रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। फिर भी मैंने आफाक मिर्जा साहब जो कि डीजी पार्क्स हैं उनसे ज़रूर ये पूछा और सजेशन भी दी कि चले, जहां आपने इतना इंतज़ार किया और आप कह रहे हैं कि स्टेपुलेटेड टाइम में वो मुकम्मल नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा वक्त और दे दें ताकि फैसिलिटेट कर दें ना। आप वहां तो कुछ हो नहीं रहा था, तो वो भी सुन लीजिए कि फाइनली उन्होंने क्या कहा। बात सारी ये है कि आप वहां पे टाइम देंगे तो वो बनेगा ना। अब 1.5 साल में आपने जीरो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल एक्सपेक्ट, कुछ किया ही नहीं। अच्छा, साइमल्टेनियसली इसके साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, जो नेबरहुड है उनके ईमेल, आपके अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून, दीगर अखबारों में लेटर टू द एडिटर के अंदर हमें गालियां, 14 पीछे वाला है, जो पीछे वाला है वो भी हमने क्या कैंसिल किया, क्योंकि उसके अंदर कोई साहब जो ट्रैफिक रूल्स समझाने के लिए लिया है और फिर हम ही से कह रहे हैं कि जी हमें ट्रैफिक सिग्नल्स ला के दें। अच्छा जनाब, ये तो डीजी पार्क बारहा समहाउ उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जनाब इतना बड़ा ये एरिया है और अब हम इसको डेवलप करेंगे। मुझे बार बार उनसे मैं पूछ रहा था कि जनाब जब पहले क्यों नहीं है ख्याल है, तो उन्होंने कहा जी अब मैं तो अब आया हूँ, तो अभी हमने बाग बिन कासिम को भी हमने पूरा डेवलप किया और अब जा कर के देखें वो कैसे हो गए, तो हम ऐसे पार्क्स को अब दोबारा से डिलीवर कर रहे हैं। तो कम से कम उनको ही थोड़ा ओनरशिप इस धक्के से वो आ गया, लेकिन उनको मैंने समझाने की कोशिश की कि ये जो तरीका है अर्बन फॉरेस्ट का, ये ज़ाहिर है पाकिस्तान में बिल्कुल नया है फिनोमिनन, तो आप इसको क्यों नहीं ओनरशिप इसकी ले लेते
और मेरे ख्याल में शहजाद इनके दो दोस्त भी हैं वो। अच्छा। तो वो बहरहाल अब उन्होंने कहा कि जनाब कैंसिल तो हो गया है, लेकिन देखते हैं कि कुछ हो सकता है कि नहीं। तो हम आकर के जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जनाब शहजाद साहब से। आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे जो कुछ हुआ है कि अर्बन फॉरेस्ट जो आपने मंसूबा लगाया था वो क्यों नहीं डेवलप हो पाया इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। शहजाद साहब, आपने डीजी पार्क्स की बातें सुनी, 6 मिनट है आपके पास, गो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। मैंने कोशिश, एक बहुत अदना सी छोटी सी कोशिश ये की थी कि मैं एक ऐसी तरकीब जो मुझे नजर आई है जो शायद हमारी कराची के जो डेफिसिट है ट्रीज का उसको हम पूरा कर सकें बड़ी तेजी के साथ। सो वो ट्रायल मैंने अपनी जेब और अपनी एफर्ट के साथ खुद किया ताकि कोई किसी और पे ये ना है कि जिन्होंने कुछ किया। बहरहाल जिस पार्क की बात हो रही है भी, वो पार्क पिछले अगर आप देखना चाहें तो उसके हालात जो थे वो क्या थे वो आप देख सकते हैं। कचरा कुंडी था, मैं साथ ही रहता हूँ उस जगह के, तो पिछले 25 साल से मैं यहाँ साथ रहता हूँ। ये कचरा कुंडी था, बिल्कुल ही खत्म हालत में था। जब मैंने उसके अंदर अपना पायलट शुरू किया तो लिटरली हमने कचरा हटा के उसके अंदर वो जगह बना के वो काम शुरू किया और हमने उसका क्या रिजल्ट आता है। हमने 1240 पौधे लगाए 400 स्क्वायर मीटर के अंदर, बीच में जगह बनाई बैठने की। वो सारी चीजों को हम लेके चलते रहे। नेटिव स्पीशीज लगाई सारी की सारी। अब वो नेटिव स्पीशीज ढूंढना, वो उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। सिवाय पीपल और कीकर के इसके अलावा कोई नाम नहीं आ रहा उनके जहन में, बट मेरे पास एक पूरी मैं उनको लिस्ट भेज सकता हूँ कि ये हमारे दरख्त हैं भाई, जिनको ढूंढ के लाना जो है ना वो एक इतना बड़ा जिसका जुए शेर लाने वाला काम है। तो उस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जब पायलट में बहुत एक्साइटेड था कि मेरे हाथ में एक तरकीब आ रही है, हम कराची को भर देंगे इससे, बड़ा मजा आएगा, तो लोग हैरान होंगे ये इसकी एक। हमने जाके इनसे एडॉप्शन की बात की, कुछ ना कुछ कर आके उस वक्त इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी की मुझसे। 2017 मई में हमने इनसे ले लिया। 3 महीने हमने इसके साथ प्लान्स डेवलप किए, सारा कुछ किया। हमने अगस्त में काम शुरू किया तो कोई नए साहब थे जो वहां पार्क में, हमने जाके उन्होंने कहा नहीं जी नहीं बंद कर दें इसको, और उसके तमाम मतलब आप देख सकते हैं कि ये स्टेज वाइज मैंने सारे इमेजेस जो हैं वो एक्चुअली दे दिए कि किस तरह वो हमने अक्टूबर में फिर फाइनली वो झील जैसी बनाई, उन्होंने आके रोक दिया कि जी आप छोड़ दें इसको। फिर उसके बाद हम भागते रहे नक्शा अप्रूव कराने के चक्करों में, नहीं हुआ। मेयर साहब के पास गए, ही वॉज वेरी काइंड, उन्होंने नक्शे देखे, हमने कहा बेहतरीन है तो काम करो इसके ऊपर। मैंने कहा लो जी बिस्मिल्लाह हो गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पार्क में कचरे से के डंपर गिरना शुरू हो गया अचानक से, बेशुमार कचरा। तस्वीरें उसकी, उसके सारे इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो मैंने शेयर कर दिए अगर आप देखना चाहें। सो मतलब अभी हम इन चीजों में निटिग्रिटीज में फंसे हुए हैं। फरवरी 2018 इस साल हमने फाइनली काम शुरू किया, उस पर पैसे रेज करना शुरू किए। जाहिर है कि ये जो मेरी कैपेसिटी थी मैंने उसमें एक पायलट खड़ा कर दिया। उसके बाद अब जाहिर है हम डोनर्स के पास गए सब कुछ, बिकॉज बड़ा एक्सटेंडेड प्लान है। 50,000 दरख्त मेरे ख्याल से पूरे डिपार्टमेंट ने पिछले 2 साल में इतने दरख्त नहीं लगाए हुए जितने हम लगाने का प्लान करते हैं। हमने फरवरी से लेके अभी 6 महीने के अंदर 6,000 पौधे वहां लगा दिए। कई जो हैं वो ऑलरेडी 10-10, 12-12, 15-15 फुट तक पहुंच गए। सो इस तरकीब के अंदर ये माशाल्लाह पॉसिबिलिटी थी कि बहुत तेजी से ये बढ़ता है। अच्छा, 3,000 लोगों को हमने इसमें शामिल किया। वो आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं, इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट। मतलब मैं बड़ा खुश था कि मुझे अब मेयर बुलाएंगे और कहेंगे यार बात सुनो ये तो बड़ा अच्छा चल रहा है, ऐसा करते हैं ये 6 और 10 पार्क और करते हैं, बड़ा मजा आएगा। और मिनिस्टर साहब भी है, मैंने कहा मैं और एक्साइटेड हो गया। मैं कहा तो मतलब इस 5 साल में जो करने वाले हैं इस मुल्क के साथ, हरा भरा पाकिस्तान जो है ना वो एक विक्ट्री। एंड देन वन फाइन मॉर्निंग सितंबर में फिर हमें पता लगा जी उन्होंने बंद कर दिया। इस पूरे दरमियान में कोई एक जीरो कम्युनिकेशन कि यार आप स्लो चल रहे हैं, आप सही नहीं चल रहे। मैं मानता हूं हम वो स्पीड नहीं दिखा सकते क्योंकि हम पानी फेंक के घास नहीं उगा रहे, ठीक है ना। घास उगाना बहुत आसान काम है, पानी डाले जाए उसमें घास। हमारे हर पार्क लॉन ही है बेसिकली। सो दैट्स ऑल वी हैव। या कोनोकार्पस लगा दो, सबसे आसान काम। कोनोकार्पस जो है वो 6 महीने में जो है उसकी शक्ल निकल आती है, वाह 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 बड़ा अच्छा काम। हम आबाई मुकामी दरख्त लगा रहे हैं। आप आगे बैठेंगे आपको चिड़िया नजर आएगी, आपको वो चिड़िया नजर आएगी जो कि आपने पिछले 10 साल में नहीं देखी, 20 साल में नहीं देखी। आपको ड्रैगन फ्लाइज, आपको बीज, 4 किस्म की मक्खियां घूम रही हैं खाली उस इलाके में जो शहद की हैं। ये सारी चीजें मैंने नहीं देखी थी पिछले 20 साल से। सो यू आर क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम।
हम आबाई दरख्त साथ ला रहे हैं जिसमें वो चिड़िया आके, उसमें कोयल आके, मैना, फाख्ता, ये सारी चीजें मैंने बड़े अरसे के बाद समझिए लिटरली आइडेंटिफाई की कि होता क्या चीज है, उनकी आवाजें सुन रहे हैं। ये चीजें होना शुरू हुई हैं। सो दरख्त को उगने में टाइम लगता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई एक जगह पे इनका एक वीडियो में देख रहा था दीदी साहब को, और मैं अब आई एम काइंड ऑफ क्लियर कि जी मेयर साहब को कुछ गलत हो गया है या गलत हो रहा है, बिकॉज वो एक्चुअल जो दरख्त जिसके दरमियान आप भी बैठ के गए हैं उसको टोटल 2.5 साल हुए हैं। इनका ये ख्याल है कि वो दरख्त पिछले 15 साल से लगे हुए हैं वहां पे। सो मैं तो उसको अपने लिए शायद गए नहीं होंगे, शाबाश समझ रहा हूं कि यार ये तो मतलब वो अगर उसको वो 15 साल समझ रहे हैं, उसको 2.5 साल हुए हैं टोटल। पीपल के दरख्त इतने बड़े और घने हैं कि वो ये इस तरकीब की कामयाबी है, और हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। हमने 6000 पौधे लगा दिए, उसमें 3000 लोगों ने आके लगाए, अपने हाथों से लगाए। बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, वो ऐसे ऐसे लोग आए। क्या सोचा है? मेरी दरखास्त है, मैं तो मुसलसल लगा हुआ हूं। मेरा ये ख्याल है कि मेयर साहब से मेरी अभी मुलाकात हो जाएगी जल्दी, एंड बी सॉल्व। एंड आई थिंक दिस इज एक तरकीब मौजूद है, ये बड़ी तेजी के साथ जो है ना, अल्लाह करे ये सॉल्व हो जाए। हाँ, इंशाल्लाह ये सॉल्व हो या ना हो, शो का टाइम तो अब हम शो को भी ताला लगा रहे हैं, ताला लगा रहे हैं, और उम्मीद है कि कल तक कोई खोल भी देगा। उस वक्त तक ख्याल रखिए, खुदा।